हेलो एवरीवन। स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो आज हम बात करने वाले हैं 71वीं बीपीएससी के सामान्य अध्ययन का सेट नंबर 2, जो कि बाइलिंगुअल रहने वाला है। पहले सेट भी हमने बाइलिंगुअल ही देखा था और आगे आने वाले सभी सेट बाइलिंगुअल ही रहेगा, जो आप लोग डिमांड कर रहे थे। ठीक है, अगर आपने सेट 1 नहीं देखा है तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। इसमें हम क्वेश्चन का स्ट्रक्चर जो है वो काफी अच्छे तरीके से सभी सब्जेक्ट को मेंटेन करते हुए लेकर के चल रहा है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, आपका इकोलॉजी, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, सब कुछ हम यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं। तो इस सेट को एंड तक देखिए और बताइए कितना आप स्कोर कर पाते हैं और कैसा लगता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए क्या दिख रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि प्रारंभिक स्वतंत्रता आंदोलन के अधिकांश कट्टर समर्थक पत्रकारिता में संलग्न थे। प्रसिद्ध पत्रिका वॉइस ऑफ इंडिया किसके द्वारा संपादित की जाती थी? तो वॉइस ऑफ इंडिया जो है वो किसके द्वारा संपादित की जाती थी? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल के आएगा ऑप्शन बी, यानी दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, आपको पता होगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी एक समाज सुधारक और उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक दुर्दशा को उजागर करने के लिए पत्रकारिता और लेखन का सहारा लिया था। इनकी जो कि बहुत ही फेमस, आपको पता ही है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये जो पुस्तक है बार बार पूछा जाता है। ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा की गई है? तो अवतारवाद की जो चर्चा की गई है वो किस ग्रंथ में की गई है, ये बताना है। ऑप्शन डी, यानी भगवत गीता में अवतारवाद की चर्चा देखने को मिलता है। गीता जो है वो महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। भगवत गीता में अवतारवाद की चर्चा मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को महत्व दिया गया। तो यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन डी होगा, भगवत गीता। डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्या आता है कि हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख में निम्नांकित का उल्लेख है। तो हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख, इसे हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, विदिशा अभिलेख के नाम से जाना जाता है। और ये 2री शताब्दी ईसा पूर्व में जो कि संलग्न किया गया था। हेलियो जो डोरस आप यहाँ पे देख रहे हैं, सुंग राजा भागभद्र के दरबार में यवन राजदूत था। और इसमें जो उल्लेख किया गया केवल वासुदेव का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, तो सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। मौर्य प्रशासन में रूपदशक नामक पदाधिकारी उत्तरदायी था। मौर्य प्रशासन में रूप दर्शक जो है वो पदाधिकारी किसके लिए उत्तरदायी था? ऑप्शन सी, मुद्राओं के परीक्षण के लिए। ठीक है, मुद्राओं के परीक्षण के लिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए, मैं वीडियो को लाइक या फिर शेयर करने के लिए अब आपको नहीं बोलूंगा। सबसे पहले मैं आपको बस ये रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को आप एंड तक देख लो, उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लेना कि आपको क्या करना है। निम्नलिखित में से कौन सा वंश और उनके संस्थापक के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए कि सही तरीके से सुमेलित नहीं किया गया, क्या बनेगा राइट आंसर? तो सही तरीके से सुमेलित नहीं है, यहाँ पे देखेंगे तो सुलु वंश का जो संस्थापक था, सुलु वंश का, वो नरसिम्हा सुलु, ये बिल्कुल सही है। संगम वंश के संस्थापक में हरिहर प्रथम, ये भी सही था। तुलु वंश के जो संस्थापक थे, यहाँ पे हम कह सकते हैं तुलु वंश के संस्थापक जो कि यहाँ पे पॉइंट गलत है, क्योंकि तुलु वंश के जो संस्थापक था वो वीर नरसिंह था। ठीक है, वीर नरसिंह, तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाता है, राइट। और आरवीडो वंश का संस्थापक तिरुमला, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे जो कि गलत था। कृष्णदेवराय जो थे वो इस वंश के शासक तो थे लेकिन संस्थापक नहीं थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान के माउंट आबू पर दिलवाड़ा के जो मंदिर है उनका निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा कराया गया था? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो फिलहाल ऑप्शन बी होगा। साम्राज्यवादी के पूर्व काल में किसे कैलिको के नाम से जाना जाता था? तो कैलिको के नाम से किसे जानते थे? एक्चुअली कैलिको का मतलब होता था कि कपास के बने जो छपा छपाईदार वस्त्र होते थे उनको कैलिको कहा जाता था, जो कालीकट से, यानी केरल के कालीकट से यूरोप में निर्यात किए जाते थे। तो कपास यहाँ पे करेक्ट है, बी टिक करेंगे। निम्नलिखित में से किस शासक को सप्तम चक्रवर्ती कहा गया? सप्तम चक्रवर्ती कहा गया,
ये जो पीडीएफ है जिस पर मैं अभी फिलहाल पढ़ा रहा हूँ, ये पीडीएफ इसी तरह से आंसर टिक किया हुआ जो भी इस पे लिखूंगा वो सब कुछ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ये सेम टू सेम पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और एक हम प्रिंटेबल पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप आराम से पीडीएफ को प्रिंट करके सेट के फॉर्मेट में आप लगा सको, आंसर को टिक कर सको, तो वो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखिए सप्तम चक्रवर्ती किसे कहा जाता था, तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी, कर्ण कलचुरी। कर्ण कलचुरी वंश के जो शासक थे उनको सप्तम चक्रवर्ती कहा जाता था। कर्णदेव जो थे वो कलचुरी वंश के प्रतापी शासक था और इन्होंने कलिंगाधिपति, ठीक है, कलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या थी? देखिए 1 से 8 तक हमने हिस्ट्री देखा, अब यहाँ पे हम लोग पॉलिटी देखेंगे। 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो 1861 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने की अधिकार मिला, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो ऑप्शन ए बन जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथनों में से किसका कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है? ये बात जो है वो किसने कहा था कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है? तो ये बात कही गई थी केसी वियर के द्वारा, ठीक है, केसी वियर, यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करें। नेक्स्ट आता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान यानी यूनियन शब्द किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया, तो सी को यहाँ पे टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या है कि अंतरराष्ट्रीय नदियों या फिर नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपका हो जाता है ऑप्शन सी यानी 262 के अंतर्गत। और 263 तो आपको पता ही है कि अंतरराज्य के परिषद के संबंध में उपबंध दिया गया, और अंतरराज्य के नदियों के संबंध में जो कि 262 होगा, फिलहाल सी करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या आता है कि आर्थिक नियोजन एक विषय है। आर्थिक नियोजन जो विषय है वो समवर्ती सूची का विषय है, ऑप्शन ए समवर्ती सूची का विषय है। बस देखिए अब यहाँ पे हमने पॉलिटी कंप्लीट किया, अब इसके बाद स्टैटिक के कुछ क्वेश्चन आएंगे आपको। बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है? स्टैटिक के 3 से 4 प्रश्न हमने रखा है। तो बसोहली जो है वो शैली का संबंध हिमाचल प्रदेश के साथ होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि रस मंजरी की रचना किसने की है? रस मंजरी की रचना जो है वो किसके द्वारा की गई है? तो ध्यान रखेंगे रस मंजरी की रचना भानुदत्त ने किया, भानुदत्त। और ये एक प्रसिद्ध संस्कृत काव्य शास्त्र ग्रंथ है। रचयिता भानुदत्त जो है 15वीं शताब्दी से संबंध रखते थे। अब नेक्स्ट है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? डेजर्ट साइक्लोन का संबंध भारत और यूएई के मध्य होता है, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कि न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? न्याय के साथ विकास, तो देखिए 9 से स्टार्ट हो रहा है तो आप भी 9 से टिक कर लो, 9वीं पंचवर्षीय योजना। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या होता है? किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या होता है? तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को कह सकते हैं, ऑप्शन डी होगा, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। मैंने अपने एप्लीकेशन वाला जो हमारा कोर्स है उसमें इकोनॉमिक्स का जो 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वन लाइनर नोट्स था हमारा, वो मैंने प्रोवाइड कराया हुआ है। अगर आपने उस पीडीएफ को प्रिंट आउट नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, करके आराम से उसको पढ़िए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन 99% क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब कुछ मैंने उस 300 क्वेश्चन में कराया है, तो आप जाकर के उसको पढ़ लीजिएगा। जब आर्थिक विकास होता है तो राष्ट्रीय आय में जो थर्ड सेक्टर है इसका योगदान क्या होता है? जब आर्थिक विकास होता है तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि बढ़ता है, तृतीयक जो क्षेत्र है उसमें योगदान इसका बढ़ता है, ऑप्शन ए। गिनी गुणांक माप क्या होता है? गिनी गुणांक जो माप है क्या होता है? तो ये गिनी गुणांक के द्वारा आय वितरण में असमानता को मापा जाता है, तो ए यहाँ पे करेक्ट होगा, आय वितरण में समानता को मापा जाता है।
गरजने वाला चालीसा, अब यहाँ से आपका ज्योग्राफी स्टार्ट होता है। गरजने वाला चालीसा ये जो शब्द है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, गरजने वाला चालीसा का संबंध हो जाएगा पश्चिमी पवन यानी पछुआ पवन जिसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे सी होगा। और खास करके 40 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो दक्षिण अक्षांश है उसके बीच बहने वाली हवाओं को हम लोग गरजने वाला चालीसा कहते हैं। तो सी करेक्ट बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ जनजाति और दूसरी तरफ उनके साथ राज्य के साथ मैच किया गया। तो देखिए, भील राजस्थान ठीक है, संथाल झारखंड के साथ ठीक है, लेकिन खासी जो है वो सिक्किम के साथ यहाँ पे गलत है। खासी का संबंध हम मेघालय के साथ कर सकते थे, तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत होगा, सिक्किम नहीं। और जो कि टोडा तमिलनाडु के साथ ये करेक्ट है। तो सी यहाँ पे निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन ठीक करेंगे। नेक्स्ट क्या है कि यदि चंद्रमा की सतह से एक सेल पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? चंद्रमा की सतह से अगर एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाएगा तो उसमें क्या होगा? तो हमने कई बार इसके बारे में डिस्कस किया है कि इसके भार में परिवर्तन आएगा, द्रव्यमान नहीं बदलता है, ठीक है, भार सिर्फ बदलता है। तो यहाँ पे हम बी टिक करेंगे कि इसके भार में परिवर्तन आएगा लेकिन द्रव्यमान में नहीं। तो बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्या आता है कि नौग्राम तेल क्षेत्र स्थित है। नौग्राम तेल क्षेत्र जो है वो स्थित है कहाँ पर? गुजरात के अंतर्गत, ठीक है, नौग्राम गुजरात में, तो बी यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? ग्रेट निकोबार के सबसे निकट बताइए कि भौगोलिक रूप से कौन होगा? ऑप्शन ई सुमात्रा, ठीक है, सुमात्रा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार के अधिकतम जिलों से लगती है? देखिए, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना होगा। मैंने अभी आप लोगों को फिलहाल में बिहार का जो स्पेशल सीरीज चल रहा है उसमें मैंने आपको सीमावर्ती राज्यों के बारे में बताया था, सीमावर्ती जिलों के बारे में बताया था। और पश्चिम बंगाल से मैंने बोला था कि 3 जिले सीमा साझा करते हैं, ठीक है, 3 जिले। और उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले साझा होते हैं और झारखंड के साथ भी 8 जिले साझा होते हैं। तो ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि अधिकतम जिलों के साथ लगती है? तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि बी और सी तो दोनों हो रहा है ना। तो फिलहाल यहाँ पे डी होगा, ठीक है। नेपाल के साथ 7 लगता है, बाकी उत्तर प्रदेश के साथ 8, झारखंड के साथ 8, पश्चिम बंगाल के साथ 3। नेक्स्ट क्या आता है? अगला प्रश्न है कि दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य से में स्थित है? दंडकारण्य जो क्षेत्र है वो किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, यहाँ पर भी क्वेश्चन को हम लोग अगर ऑप्शन ई रहेगा तो फिर ज्यादा बेटर रहता, लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्टार मार्क करके आंसर करेंगे, क्योंकि दंडकारण्य जो क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़, इसका कुछ हिस्सा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी में आता है। तो फिलहाल कहेंगे कि स्टार मार्क होगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के निम्नलिखित में से किस में देश का पहला काई यानी लाइकेन पार्क 2020 में विकसित किया गया? तो देश का पहला लाइकेन पार्क जो कि 2020 में ही बनाया गया था लाइकेन पार्क, वो है उत्तराखंड में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में। अब हम लोग यहाँ पे इकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन देखे हैं। कौन सा एक जैव उर्वरक का स्रोत है? जैव उर्वरक का स्रोत माना जाता है। जैव उर्वरक का स्रोत क्या होगा? तो एजोला यहाँ पे करेक्ट होगा, एजोला, ठीक है, सी करेक्ट है। जिप्सम के प्रयोग से पौधों को निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राप्त होता है? देखिए, गंधक या फिर सल्फर, यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे। गंधक या फिर सल्फर के द्वारा फसलों में प्रोटीन की मात्रा वृद्धि होती है। इसके साथ ही पर्णहरित जो लवक होते हैं उसके निर्माण में भी योगदान होता है। तो फिलहाल यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या है कि जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यह बिल्कुल सही है। जल का घनत्व सबसे अधिकतम जो है ये होता है और ये 4 डिग्री सेल्सियस पर हो सकता है। जल का घनत्व सबसे अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर और आयतन इस टेम्परेचर पर सबसे कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आइंस्टीन को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आइंस्टाइन को नोबेल जो प्राइज है वो 1921 में मिला था, ठीक है, 1921 में। और आप कहेंगे कि जो सापेक्षता का सिद्धांत है उसके लिए ई बराबर एम सी स्क्वायर। मोस्टली लोग यहीं पे गलती कर देते हैं और ये प्रश्न इसीलिए दिया भी जाता है कि गलती किया जाए।
तो जिन लोगों ने भी ये टिक किया है, इसका सही आंसर ये नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर होता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत के लिए इनको 1921 में जो कि नोबेल प्राइज दिया गया था। तो फिलहाल बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है। मैंने ये प्रश्न आप लोगों को इतना बार करा दिया है कि मुझे जब क्वेश्चन आता था समझ में आता कि हाँ ये पहले भी मैंने कराया हुआ है। तो आई होप कि आपने अब तक समझ लिया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे डील करना होता है। ठीक है गाइस, कैसे बताया था मैंने कि हमने एक छोटा सा ट्रिक याद किया जिसको हम लोग GX UV IMR कहते हैं, यानी इमरान का। ठीक है, ये 7 प्रकार के विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में बताया था मैंने, और ये 7 प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। देखिए, अगर हम इधर की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा ये तरंग दैर्घ्य बढ़ता है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य बढ़ता है। और अगर हम इधर बढ़ते हैं तो हमारा आवृत्ति बढ़ता है। ठीक है, आवृत्ति बढ़ता है। और मैंने आप लोगों को बताया है कि एक दूसरे के ये दोनों अपोजिट होते हैं। अगर तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा तो आवृत्ति घटेगा। यानी यहाँ पे आप कह सकते हो कि गामा किरण का जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे कम होता है, तो उस अकॉर्डिंग हम ये कहेंगे कि इसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। और आवृत्ति अधिकतम का मतलब कि ऊर्जा अधिकतम होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में पूछा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी ऊर्जा अधिकतम है। ऊर्जा अधिकतम मतलब कि किसका आवृत्ति ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, GX UV IMR, अगर ये लिखते हैं साथ तो यहाँ पे देखिए अवरक्त किरण है यानी इंफ्रारेड यहाँ पे। चलो ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, इंफ्रारेड ये दिया गया, राइट। इसके बाद एक्स किरण है, यानी ये है। अभी तक तो सबसे ज्यादा इसी का हो गया, आवृत्ति में सबसे ज्यादा इसका। दृश्य प्रकाश यानी विजिबल रे यहाँ पे है, और परावैंगनिक अल्ट्रावायलेट रे यहाँ पे है। तो कह सकते हैं कि एक्स किरण का जो तरंग दैर्घ्य है सबसे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सबसे कम होगा, लेकिन आवृत्ति हमसे पूछा गया कि ऊर्जा अधिकतम किसमें होगा, तो एक्स किरण में ज्यादा होगा। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन के आएगा। समझ में आया, आई होप क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस उत्तक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है और किस में पाया जाता है, तो पादप उत्तक के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, अलग वीडियो बनाया गया, देख लीजिएगा। स्क्लेनकाइमा जो होता है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोशिका भित्ति मोटी और कठोर होती है। मृत कोशिकाओं के ये बना होता है, पौधे को संरक्षण और यांत्रिक समर्थन प्रदान करता है। तो फिलहाल यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या आता है, मनुष्य के पैराथॉर्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। यानी मनुष्य में अगर पैराथॉर्मोन की कमी होगा तो कौन सा रोग होगा। तो पैराथॉर्मोन को पीटीएच हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, पीटीएच। और ये जो हार्मोन होता है वो कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। शरीर में अगर कमी हो जाता है पैराथॉर्मोन की, तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा जो कि कम हो जाता है, जिससे हम लोग हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया कहा जाता है। और इसका कारण क्या क्या होता है, तो मांसपेशियों में ऐंठन आता है, हाथ पैर में झुनझुनी होती है, कभी कभी टटैनी जैसी स्थिति भी आती है। तो ये सब इसके लक्षण होते हैं कि शरीर में रक्त में पैराथॉर्मोन की कमी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जीन अवस्थित होते हैं। जीन अवस्थित किसमें होता है, तो हम जानते हैं कि गुणसूत्रों में जीन अवस्थित होते हैं। यहाँ पे हम ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट है कि कौन सी संयुक्त यानी कि संयुक्त ग्रंथि है, हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। सो संयुक्त ग्रंथि के रूप में हम किसे जानते हैं, अग्नाशय हमारा संयुक्त ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। विटामिन सी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसका रासायनिक नाम स्कर्बिक अम्ल है। इसका सबसे उच्चतम स्रोत आंवला है। तो पहला पॉइंट तो सही है, हमें बताना क्या है, कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला सही है। यह जल में घुलनशील है। तो हम जल में घुलनशील विटामिन को जानते हैं कि बी और सी जो है वो जल में घुलनशील होगा, यानी बी कॉम्प्लेक्स का सभी और सी विटामिन जल में घुलनशील होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जल में घुलनशील है, सही है। और इसके कमी से स्कर्बी रोग होता है, तो ये भी करेक्ट है। तो सभी के सभी पॉइंट सही होगा, तो सी का टिक करेंगे। एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट आता है कि ग्राफीन क्या होता है, तो ग्राफीन के बारे में बताइए। ग्राफीन जो है वो कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। ठीक है, नैनो प्रतिरूप है, सी करेक्ट वर्ड। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब यहाँ पे देखिए बिहार स्पेशल स्टार्ट है, बिहार के क्वेश्चन है। बिहार के प्रथम राज्यपाल जो कि सर जेम्स डेविड सिम्पटन थे, ये प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये बिल्कुल सही है।
ठीक है। स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों पॉइंट सही होगा, सी को टिक करें। ठीक है, सी करेक्ट है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस जो है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? ये पुस्तक लिखा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कि रोमन कैथोलिकों ने 1713 में किस जिले में पहला गिरजाघर स्थापित किया था, जिसे आज पादरी की हवेली के नाम से जाना जाता है? तो 1713 में स्थापित किया गया था, कहां पर? पटना में। ठीक है, पटना में, जिसे हम लोग आज पादरी की हवेली के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है, करेक्ट है। चूना पत्थर कैमूर मुंगेर रोहतास जिलों में पाया जाता है, ये भी सही है। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए गए हैं, ये भी सही है। तो सभी के सभी कथन सही होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आते हैं कि फल्गु नदी बिहार में किन दो नदियों के संगम से बनती है? फल्गु नदी जो है बिहार में किन दो नदियों के संगम से बनती है? तो मुहाना और लीलाजन, मुहाना और लीलाजन, यहाँ पे ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति और जिला का समूह सही नहीं? तो संथाल जनजाति बांका, ये भी मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड कराया था और ट्रिक के माध्यम से याद भी कराया था। बिहार में सभी जो जनजाति हैं उनका संबंधित जो जिला है वो मैंने आपको याद कराया था ट्रिक के माध्यम से, देख लीजिएगा। मुंडा की बात करें तो मुंडा यहाँ पे जमुई, जो कि गलत है, क्योंकि मुंडा जो है वो उत्तरी बिहार के कुछ हिस्सों में देखने को मिलता है और यहाँ पे कटिहार हम ज्यादातर कह सकते हैं, जमुई नहीं होगा, गलत है। तो बी को टिक करेंगे। बाकी उराव सुपौल, ठीक है। खरवार जो है वो भागलपुर। उराव के बारे में हमने याद किया था कि सुप से उराव, जब आप खेत खलिहान में देखते हैं कि धान को उसको उसाना बोलते हैं, उसाना उसाया जाता है, तो उसमें से अगर जो भी एक्स्ट्रा चीजें फालतू जो रहते हैं चीजों को, उसको उसाने के लिए लोग पहले सुप का इस्तेमाल करते थे, उसको सुप से उड़ाओ। ठीक है। और भागलपुर में खारवार हम मतलब कि खरहा की तरफ भागता है, खरहा मतलब खरगोश की तरफ भागता है, तो ये मैंने आपको याद कराया हुआ है। उधवा झील किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया? तो देखिए, उधवा झील जो है वो झारखंड में स्थित है और झारखंड का ये पहला रामसर स्थल है और वर्तमान में अब टोटल जून 2025 तक 91 रामसर स्थल भारत में हो चुके हैं। हाल ही में पहले व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र को मंजूरी किस राज्य में मिली है? व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र की मंजूरी जो है वो किस राज्य में मिली है? एमपी को मिला। ठीक है, एमपी को। 25-26 के केंद्रीय बजट की थीम क्या थी? 25-26 की केंद्रीय बजट की जो थीम थी वो है सबका विकास, सबका विकास। अब आप लोग बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और वीडियो में कोई भी शिकायत हो, कोई भी डाउट हो तो आप जरूर नीचे कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरह का रोजाना वीडियोस मिलता रहता है। विश्व कैंसर दिवस 25-27 के लिए थीम क्या थी? तो विश्व कैंसर दिवस 25 से 27 के लिए जो थीम रखा गया, यूनाइटेड बाय यूनिक, यूनाइटेड बाय यूनिक, ऑप्शन ए। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न ये है कि न्यूजीलैंड में माउंट तारानाकी को क्या दर्जा दिया गया? माउंट तारानाकी को हाल ही में कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा दिया गया, ऑप्शन ए, कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा, ए को टिक करें। तो कुल मिलाकर यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस किया और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करके जाइए, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।